गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं बिहार पुलिस के बारे में। लेकिन उनसे पहले जान लेते हैं, मैं अभी मोरिया आप लोग को जीके का तैयारी करवाने वाला हूं। जीके में खास करके पॉलिटी और हिस्ट्री का, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। हालांकि मेरे बारे में तो अच्छे तरीके से आप समझ ही जाइएगा। हम समझते हैं यहाँ पे प्रॉपर रूप से कि जो भी छात्र बिहार पुलिस का तैयारी करना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से, देखिए इस बार तो पेपर लीक हो गया था और इस बार का जो है ना डेट भी लगभग आने की संभावना हो चुकी है। लेकिन वैसे जो छात्र है, जो चाहते प्रॉपर रूप से हम तैयारी करें, बेहतर तैयारी कर सके, आपके पास अभी समय 5 से 6 महीना का समय है। आप चाहते हैं अच्छे तरीके हम तैयारी करें और अब की बार सिलेक्शन ले बिहार पुलिस में, उन सभी छात्रों के लिए हम लेकर आ चुके हैं। ये एक न्यू बैच लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए बिहार पुलिस का कांस्टेबल और ड्राइवर का है। ये एक टारगेट बैच है, कहने के लिए टारगेट बैच है, लेकिन देखा जाए तो इसमें फाउंडेशन की तरफ पढ़ाया जाए। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो है आपको समय मिलने वाला 5 से 6 महीना। आपका वैकेंसी देखिए, अगर आप बातचीत कीजिएगा तो 2023 में ही ये बातचीत हो गई थी, ये मीटिंग हो गई थी कि आपका बिहार पुलिस का नेक्स्ट वैकेंसी नवंबर के समय आने वाली है। और देखिए आगे चुनाव भी है, तो यानी कि ये डिफिनिट है कि आपका वैकेंसी आएगा ही आएगा। नवंबर से दिसंबर तक में आपका वैकेंसी आ जाएगा। और आप क्या सोच रहे थे, वैकेंसी आया तब हम तैयार करेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि चुनाव से पहले आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर रूप से आपको तैयारी करना होगा पहले से। इसी के कारण से जो है ये प्रॉपर रूप से लेके आ चुके हैं। अभी आपके पास 5 से 6 महीना का समय है, अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। ज्यादा फी नहीं रखा गया। अगर आप यहाँ पे फी की बातचीत करते हैं तो 449 रुपया रखा गया है मात्र। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर 5 महीना पढ़ते हैं तो 100 रुपया भी मंथ यहाँ पे नहीं होता है। और देखा जाए तो ये स्टार्ट 15 जुलाई से हो रहा है और 8 से 12 AM, यानी कि सुबह में आपको 4 घंटे का समय देना होगा। अगर आप 4 घंटे मेरे साथ कदम से कदम मिला के मेहनत करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा। ये टारगेट बैच है। ये तो सारा कुछ हो गया। ये कहां पे आने वाला है? शिक्षा पथ पे, एप्लीकेशन पे। हालांकि आप लोग अभी शिक्षा पथ एप्लीकेशन पे ही देख रहे होंगे। कहते हैं ना कि शिक्षा पथ एक ऐसा पथ है जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो। यानी कि होता क्या, कई स्टूडेंट को ये क्या होता है, वो मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता। वो इंटर पास होके आते हैं या किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं और काफी दिन से तैयारी करते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। उनके पीछे जो सबसे बड़ा राज छुपा हुआ ये है कि वो सही दिशा में मेहनत नहीं कर पाते हैं, सही पथ पे नहीं चलते हैं। इसलिए शिक्षा पथ लेकर आ चुके हैं आपका ये बिहार पुलिस का टारगेट बैच, जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो। तो चलिए अगर हम बातचीत करते हैं, देखिए सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण जो उपलब्ध है ना, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वाली बात ये आ जाती है, किसी भी एग्जाम का तैयारी करने के लिए उसका सिलेबस क्या, उसका सिलेबस जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़िएगा तो आपको सिलेक्शन मिलने वाला है, जब तक आपको यह बात का मालूम ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे सिलेक्शन ले पाइएगा? आपको मालूम होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे अब सिलेबस को देखते हैं, आखिर इनका सिलेबस क्या है। अगर हम देखते हैं बिहार पुलिस सिलेबस की बातचीत करते हैं, ये जो सिलेबस लिखा गया है, इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है, ये आपका 2023 में अक्टूबर के महीना में जो आपका एग्जाम हुआ था उस पर आधारित ये क्वेश्चन लिखा गया है। और हम आपको ये भी बताते हैं कि जो भी अपडेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी हालांकि आसपास एग्जाम हुआ है, उसी को लेकर आपका आगे भी तैयारी रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पिछले साल पढ़ने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इसी को अगर हम सिलेबस की बातचीत करते हैं कि किस विषय से कितना क्वेश्चन आता है, किस विषय पे आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, किस तरह से आपको तैयारी करना पड़ेगा, अगर जब तक आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा तो आप क्या कीजिएगा, फिर गलत दिशा में मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। आपको पढ़ना होगा सबसे ज्यादा हिस्ट्री, आप पढ़ने लगेगा सबसे ज्यादा हिंदी। कहां से सिलेक्शन होगा भाई? हिंदी से क्वेश्चन कम आता है, हिस्ट्री से ज्यादा आता है। आपको जीके पे ज्यादा फोकस करना है, लेकिन आप फोकस कर दीजिएगा इंग्लिश पे और भर दिन रटते रहिएगा। आप तो कहिएगा सर हम 24 घंटा में 15 घंटा हम पढ़ते थे, काफी ज्यादा सर मेहनत किए थे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों होगा भाई? आपको मालूम तो चलना चाहिए आप किस दिशा चलना चाह रहे हैं, आप किधर आप मेहनत करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सिलेबस को देखते हैं, फिर उसके बाद हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि जब आपको सिलेबस मालूम चल गया, अब आपको ये बताने वाले आपको पढ़ना कितना है, आखिर कितना पढ़िएगा तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, और किस तरह आपको तैयारी करना है वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस की बातचीत करते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें आपको 6 सब्जेक्ट से पूछा जाता है। एक तो हो गया जीके से, दूसरा हो गया साइंस से, तीसरा मैथ से, चौथा इंग्लिश, पांचवा हिंदी, छठा रीजनिंग। अब कहिए सर रीजनिंग से तो क्वेश्चन नहीं आता, आप पहली बार बता रहे हैं कि रीजनिंग से क्वेश्चन आता है। हाँ जी, रीजनिंग से भी क्वेश्चन आता है, A to Z बताने वाले हैं। जीके में बातचीत कीजिएगा तो इसमें 45 से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना टोटल देखा जाए तो 45 से 50 क्वेश्चन जीके से पूछा जाता है भाई साहब, यानी कि 50% योगदान इसमें
जीके का है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो साइंस से 22 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25% योगदान साइंस का है, यानी कि जीके और साइंस के मिला के 75% लगभग इनका योगदान है। मैथ से देखा जाए तो 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से 8 क्वेश्चन, हिंदी से 8 क्वेश्चन और रीजनिंग से देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पूछा गया था। ये अक्टूबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें रीजनिंग से भी 3 क्वेश्चन पूछा गया था। हम उन्हीं पे एनालिसिस करके जो है ये आपको बता रहे, कई टीचर जो है अलग अलग अपना बताते हैं इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ के साथ ये बता रहा हूं कि ये जो अक्टूबर में जो 2023 में जिनका पेपर लीक हुआ उसमें यही सब इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम उन्हीं को लेकर यहाँ पे अच्छे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ आप देख लीजिए किसमें कितना पोर्शन पूछा जाता है। रीजनिंग से 3 क्वेश्चन है, तो कहा जाए तो रीजनिंग पे मेहनत आप नहीं भी कीजिएगा ना तो चलेगा, उतना रीजनिंग आप लोग भी बना लीजिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आता है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है, मैथ थोड़ा पढ़िएगा तो रीजनिंग ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं जीके का सिलेबस क्या है, क्योंकि देखिए मैं जो है आपको जीके पढ़ाने वाले हूँ, हालांकि और सब टीचर जो है आपको सारा कुछ बता दिए होंगे या आपको वीडियो के माध्यम से या एप्लीकेशन पे जो है मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम यहाँ पे प्रॉपर बातचीत करने वाले हैं जीके के सिलेबस पे। तो जीके पे जब देखने जाते हैं तो जीके में अगर पॉलिटी को देखिएगा तो पॉलिटी से 11 क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी से कितना क्वेश्चन पूछा गया था? 11 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया था। यानी कि यहाँ पे तो एक बात साबित है कि पॉलिटिक पर आपको मेहनत करना होगा, चाहे जैसे भी मेहनत करना होगा। और आपको हम ये भी बता देते हैं कि पॉलिटी में ज्यादा कुछ है भी नहीं, समझने वाला टॉपिक है। अगर आप अच्छे तरीके से हमारा पढ़ाया हुआ को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ना, कोई झंझट नहीं रहने वाला है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर उसके बाद देखा जाए हिस्ट्री से तो हिस्ट्री में 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगर पॉलिटी और हिस्ट्री की हम तुलना करेंगे ना तो हिस्ट्री ज्यादा हार्ड है। क्यों? हिस्ट्री में आपको क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, मीडिएवल पढ़ना होगा और उसके बाद एंशिएंट यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, तीनों के तीनों पढ़िएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास, यानी कि 4 अगर पढ़िएगा इसमें तब जाके आपका 12 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने वाला है, हम हंसा खिला के कहानी के माध्यम से हिस्ट्री ऐसे पढ़ाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम इतना बड़ा सब्जेक्ट को जो है ना अच्छे तरीके से हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका एकदम से टेंशन लेने, ये दोनों सब्जेक्ट तो आप छोड़ दीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए। बाद बाकी मैं जैसा कहूंगा आप उतना गाइडेंस कर लीजिएगा, गारंटी देता हूं आपका जो है इसमें क्वेश्चन नहीं छूटे। 1-2 आज क्वेश्चन छूट गया मिस्टेक से तो छूट गया, बाद बाकी नहीं छूटने वाला, ठीक है। उसके बाद देखा जाए ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, जिसमें देखिए ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, 5 जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछ दिया था। यानी कि ये बात तो आपका तय है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स से 8 क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैटिस्टिक्स से 5 जीके। देखिए 5 क्वेश्चन जो है ना स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया था। और स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखिए याद करने वाला चीज है। आप चाहे कोई भी अगर टीचर बोल रहा है कि नहीं स्टैटिस्टिक्स समझने वाला चीज है तो ये फेंकने वाली बातचीत हो जाती है। जो रियलिटी हम आपको रियलिटी बताते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बात बोल के फेंक रहे हैं, नहीं, कुछ आपको भी मेहनत करना होगा। स्टैटिस्टिक्स याद करने वाला सब्जेक्ट है। जैसे हम आपसे पूछेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, हमको ये बताइए तो इसमें समझने वाला क्या पॉइंट है, आप क्या समझिएगा इसमें बताइए तो। भारत के प्रथम किसको कहते हैं, प्रधानमंत्री किसको कहते हैं? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स आपको याद थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, इस पे आपको मेहनत करना होगा थोड़ा ज्यादा करके। 5 क्वेश्चन कम नहीं होता है, सिलेक्शन में 1 क्वेश्चन भी काफी हो जाता है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स जीके को भी ध्यान देना। साथ ही देखा जाए तो करंट से 5 क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको क्या करना है, देखिए करंट में जो है 8 महीना पहले का आपको करंट अफेयर पढ़ना है। क्यों? 8 महीना पहले से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको क्या करना है, अभी से ही करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। लोग और दूसरे अफेयर के चक्कर में रहते हैं, लेकिन अब उस अफेयर के चक्कर को छोड़ के आपको करंट अफेयर के चक्कर लगाना है। क्या समझे? जब करंट अफेयर का चक्कर लगाइएगा तब ही भाई आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अगर उसका अफेयर लगाइएगा तो फिर आपका सिलेक्शन तो दूर की बात, ना वो मिलेगी ना ये मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए करंट अफेयर पर आपको फोकस करना है, इस पर भी आपको ही थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है। इसके लिए हम बुक भी सजेस्ट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद बिहार जीके से देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन बिहार जीके से, हालांकि देखिए बिहार जीके का कोई तौर तरीका नहीं है, कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ देता है, कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो इसलिए हम प्रॉपर से आपको हम ही बिहार जीके भी पढ़ाने वाले हैं।
यानी कि बिहार जीके हम ही आपको प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से स्पेशल करके बिहार जीके भी पढ़ा देंगे। और ये भी चैलेंज दे देंगे बिहार जीके में जितना क्वेश्चन हम करवा देंगे ना, उससे ज्यादा उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लगभग इसमें 1500 से 2000 के आसपास हम क्वेश्चन करवाते हैं। और उसके बाद बिहार जीके धुआं धुआं, उसका तो टेंशन ही लेना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये तो देखिए अब आप सिलेबस आप जान चुके हैं, अब आपको ये मालूम चल गया है कि किस सब्जेक्ट पे कितना हमको फोकस करना है, कैसे हमको मेहनत करना है। अब हम ये समझते हैं आपको कितना मेहनत करना है, यानी कि कट ऑफ कितना जाता है। अगर आप कितना स्कोर वहां कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि अगर जब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा 100 में हमको कितना क्वेश्चन सही करना है, तो फिर आप तो वही वाली बात होगी गधे वाली मेहनत, कि गधा भर दिन मेहनत करते रहता है, फिर भी पता चलता है सब दिन का सब दिन गधे हो जाता है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं आखिर कट ऑफ कितना जाता है। अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बातचीत करेंगे ना, अगर यहाँ पे हम कट ऑफ की बातचीत करेंगे तो देखिए बिहार पुलिस का जो कट ऑफ जाता है ना, वो थोड़ा सा है जाता है, लेकिन इसको लेकर जब पेपर लीक हो जाता है तब। लेकिन अब आप विश्वास रखिए पेपर लीक नहीं होगा, इस पे प्रॉपर रूप से कानून भी बनने को तैयार हो चुका है। और यहाँ तक उम्मीद रखा गया है कि 2025 तक में इस पे कानून बन जाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं पेपर लीक में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि अब की बार देखेंगे इस चुनाव में यूपी से केंद्र सरकार को थोड़ा सा झटका लगा 440 वोल्ट का, तो उनका भी जो है दिमाग थोड़ा सा खुल गया। उनको भी लगा कि यूपी में पेपर लीक हुआ था भाई साहब, राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं हुआ था, पेपर लीक हो गया था ना, इसलिए पेपर लीक पे थोड़ा ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि पेपर लीक नहीं हो, अच्छे तरीके से जो विद्यार्थी जितना मेहनत करे उनका सिलेक्शन हो, न कि रुपया देने वालों का। तो इसलिए अब आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि पेपर लीक का भी मामला होगा बिहार पुलिस। हालांकि हम जानते हैं बिहार पुलिस जो पेपर लीक के मामले में बदनाम है, अच्छा खासा बदनाम है, लेकिन अब वो बदनामी नहीं चलने वाली है। तो इसलिए अब आपको मेहनत करना होगा। और अब जो है ना आपका कट ऑफ ज्यादा नहीं जाने वाला है, जो रियलिटी बात है। जब पेपर लीक नहीं होगा तो कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि पढ़ने वाले जो है ना बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं। आप खुद देख लीजिए इसमें कितना स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिंसियर होकर आए होंगे। आज का हमसे अगर देखेंगे डेमो वीडियो है, या मान के चलिए डेमो वीडियो नहीं भी है, कोई भी वीडियो है, एक दो वीडियो अगर एप्लीकेशन पर आप देख लेते हैं, लेकिन यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, आप सोचते हो फालतू का सारा कुछ बोल रहे हैं। और यही सोचते सोचते में 4-5 महीना गवा देते हैं, कहीं कुछ पढ़ते नहीं है। जब एग्जाम डेट आ जाता है तब 1-2 महीना आराम से 24 घंटा पढ़ते हैं, उससे सिलेक्शन होगा नहीं होगा भाई साहब। इसलिए आपको प्रॉपर रूप से भी लगना होगा। तो कट ऑफ की अगर हम बातचीत करेंगे ना, अगर हम गर्ल्स का कट ऑफ की बातचीत करेंगे, यहाँ पे अगर हम गर्ल्स की बातचीत करेंगे तो गर्ल्स अगर मान के चलिए 60 से लेके 65 के बीच भी अगर ला लिया ना, 60 से 65 के बीच भी क्वेश्चन सही कर लेता है तो आराम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा अगर पेपर लीक नहीं हुआ। और पेपर लीक कब होने वाला है भी नहीं। अगर हम बॉयज की यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे अगर बॉयज का देखा जाए ना, बॉयज अगर देखा जाए तो ज्यादा नहीं 65 से लेके बहुत है जाएगा, बहुत कट ऑफ है जाएगा तो 75 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अभी तक इससे ज्यादा चले जाता था क्योंकि पेपर लीक हो जाता था और सिलेक्शन भी नहीं हो पाता था पढ़ने वाले का। लेकिन अब उतना कटअप नहीं जाएगा, ये रियलिटी है। हम जानते हैं आपको यह है कि विद्यार्थी को जो है फेंकने के लिए, उल्लू बनाने के लिए जो है कटअप कम करके बताया, ऐसी वाली बात नहीं है भाई साहब। हम जो है एक एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं। तो 60 से 65 जो है गर्ल्स का जाने वाला, बॉयज का 65 से 75 के बीच, इससे ज्यादा आपका नहीं जाने वाला है। तो अब तो आपको ये भी पता चल गया कितना मेहनत करना भाई साहब, कितना आपको टारगेट करके चलना है। अब कहिएगा सर हमको ये 75 क्वेश्चन बनना चाहिए, तो ये कैसे होगा सर? किस तरह से हम पढ़ाई करें? पढ़ाई करने का जो तरीका है ना भाई साहब, वो 2 तरीका है। पहला तो आप जो है कहीं भी रह के, ऐसा नहीं हम कहते हैं कि आप मेरे पास आइए और सिर्फ मेरे पास पढ़िए, आप कहीं भी रह के एक बार प्रॉपर रूप से पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, कहीं भी या सर से पढ़ लेना है, फिर बुक पढ़ लेना है, यानी कि आप पूरे कंसेप्ट क्लियर करना है थ्योरी का। जब थ्योरी आपका पूरे कंप्लीट हो गया, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना, यानी कि बीच में जो टेस्ट देना, मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना है। इससे क्या होगा, तो पहला तो एक रीजन बन जाता है कि आप थ्योरी कंप्लीट कीजिए। पहला एक क्या होता है कि थ्योरी कंप्लीट, जब तक आप थ्योरी कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है चक्कर इधर उधर काटने से। और दूसरा जो तरीका हो जाता है वो हो जाता है प्रैक्टिस सेट का। क्या हो जाता है? दूसरा जो तरीका है वो है प्रैक्टिस सेट का, यानी कि जिसे आप लोग मॉक टेस्ट भी कहते हैं, मॉक टेस्ट कहिए।
ठीक है, ये दो तरीका है, सबसे बेस्ट यही दो तरीका है। कोई ये नहीं बतलाता है कि कैसे पढ़ना, सब ये बतलाते हैं कि पढ़ना क्या ये है, फलना चिलना ढकना सब बताते हैं, लेकिन कैसे पढ़ना ये भी तो विद्यार्थियों को भाई मालूम चलना चाहिए ना। क्योंकि अगर मान के चले मेरे द्वारा कई स्टूडेंट अगर सिलेक्शन लिए हैं और उनसे जो अनुभव मिला है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो आप लोगों के पास जाना चाहिए, तब तो आप उस दिशा में मेहनत कीजिए, सिलेक्शन होने वाला है। एक टीचर का तो यही काम होता है। तो थ्योरी कंप्लीट करना है, आप कहीं से भी कीजिए, कोई भी बुक पढ़ के कर लीजिए, कहीं क्लास ज्वाइन करके कर लीजिए, और आपके लिए अब तो शिक्षा पथ बेहतर हो चुका है, यहाँ पे एक टीम के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आप यहाँ भी ज्वाइन करके जो है अच्छे तरीके से थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जब थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब आपको सारा समुद्र पता चल गया कि समुद्र का कितना किनारा है भाई साहब, समुद्र में कितना कहाँ कितना ज्यादा खाई है, कितना ज्यादा कहाँ पे टापू है, कितना ऊंचा है, तो अब आपको सारा कुछ पता चल गया। तो अब आपको यही ना करना होगा, अब तो सारा कुछ देख ली किधर हमको चलना है, सब कुछ आपको मालूम चल गया। तो अब आ जाती है आपको जी जान लगा के मेहनत कर देना। जब थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद रखिए ये जो बैच आ रही है ना, ये 5 महीना तक में आपका जो है सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 महीना के अंतर्गत में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें छुट्टी भी इंक्लूड करके हम बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, यानी कि मॉक टेस्ट भी लगाना है। देखिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोग कहिएगा तो हम लाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़िएगा प्रैक्टिस सेट लगाना ये एक फालतू वाली बातचीत हो जाती है। तब तक के लिए हाँ, जो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत देखना है तो शुरुआत हम कुछ प्रैक्टिस सेट चलवा देंगे, ताकि आप अपना औकात देख लीजिएगा, आप अपना लेवल देख लीजिएगा किस लेवल पे है। ठीक है, उसके बाद थ्योरी आपको पढ़ लेना। जैसे ये थ्योरी आपका 30% कंप्लीट हो जाएगा, कितना 30%, जैसे थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाएगा, हम प्रैक्टिस यानी कि मॉक टेस्ट भी लेकर आ जाएंगे, ताकि आपको क्या होगा, रिवीजन भी होते रहेगा, बीच बीच में टेस्ट भी लेते रहेंगे, और टेस्ट के दौरान हम आपको पुरस्कार भी देते रहेंगे। ठीक है, इनाम भी देते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक जुनून बना रहेगा, इससे क्या होगा, आपके अंदर एक एनर्जी बना रहेगा। और कहते हैं ना कि देखिए पढ़ने के लिए सब पढ़ता है, लेकिन जब एनर्जी आप बरकरार रहेगा, वो बड़ी बड़ी मेहनत, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो 30% जो है ना आपका जैसे कंप्लीट, हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ जाएंगे। यही दो तरीका है पढ़ने का, और ज्यादा यही दो तरीका है सिलेक्शन लेने का, और ज्यादा कोई तरीका नहीं है। और जो भी कोई बात बोल रहे हैं, और हाँ एक है कि आप थ्योरी कंप्लीट करने के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से आप चाहते हैं तो आप बुक पढ़ सकते हैं। अब कहिए सर कौन सा बुक पढ़ा जाए, टेंशन नहीं लेना है, आप तो कुछ दिन पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद हम आपको बुक भी सजेस्ट कर देंगे, और आपको बताते हैं कि इसमें हम होमवर्क सीरीज भी चलाने वाले हैं आपके बैच में, यानी कि होमवर्क देंगे, होमवर्क के थ्रू भी आपको याद करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक तो सारी बात मुझे लगता है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बातचीत करते हैं कि आपका जो इसमें पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से बात करने वाले हैं, आधुनिक इतिहास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक चीज बातचीत करेंगे ना, देखा जाए बिहार पुलिस में जो है ना एक चीज ऐसा है कि आप जो कहिएगा ना कि सर पॉलिटी से सिर्फ इस सब्जेक्ट से इस टॉपिक से सर इतना क्वेश्चन सब बार आता ही आता, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई टॉपिक लिमिट नहीं है। बिहार पुलिस में होता है क्या जानते हैं, जो रियलिटी वाली बात चीज है वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, कुछ भी पूछ देता है, कहीं से भी पूछ देता है। यानी कि अब की बार इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछ दिया, वो पता चला कि अगले बार उस टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछ दिया। इससे आपको क्या लग रहा है, इससे आपका ये अनुभव होना चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक पे कमांड होना चाहिए, हर एक टॉपिक आपका अच्छे तरीके से जो है ना तैयारी रहना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन होने वाला है। नहीं तो वही वाली बात हो जाए, ये बिहार बोर्ड नहीं है भाई साहब, 12th नहीं है, 10th है, नहीं है कि जो आप पास हो गए और आपको पता चला ओ यहाँ पे जो है ना प्रमेय संख्या से क्वेश्चन आता है, थ्योरी से यहाँ से क्वेश्चन आता है, और वो 5 आराम से बता दिए लास्ट में कि ये 5 क्वेश्चन आराम से याद कर लेना, 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, पास हो जाइएगा। ये वाली बातचीत नहीं होती भाई, कंपटीशन है। जो भी न्यू स्टूडेंट हमको मालूम है, उनको अभी उतना ज्यादा कंपटीशन के बारे में मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो हम जो आपको शुरुआत करने वाले हैं वो आपको आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास में देखा जाए इससे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये जो है ना एक ऐसा ये कह सकते हैं सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जो आप हंसते खेलते आप पढ़िए, आपको मजा भी आएगा। क्यों, आपको हम बताइए, आपको हम बताएंगे गांधी जी ऐसे थे, ऐसे आजाद किए, चंद्रशेखर आजाद ऐसे देश को आजाद किए, इतना योगदान है, आप ही हमको बताइए। आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा अच्छा ठीक है महापुरुष कैसे कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, यानी कि ये रियलिटी वाली चीज है, आप उनके बारे में पहले से कुछ ना कुछ सुने हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये बेहतर हो जाता है इसको समझने के लिए, और इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं रहता है, कहानी के माध्यम से आपको सब कुछ याद होते जाए। चलिए अब हम इनका सिलेबस देखते हैं कि आपको आधुनिक इतिहास में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, और आपका जो है इसके बाद आधुनिक इतिहास ही शुरू होगा, आधुनिक इतिहास शुरू होगा, फिर हिस्ट्री खत्म होगा,
फिर उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पॉलिटी लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक रहेगा अच्छी तरीके से, और ताकि ये जो पढ़ेंगे ना इसमें आप रिवीजन भी करते रहेगा, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री देखने वाले, इसमें अगर देखा जाए तो आपका पहला चैप्टर हो जाता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या हो जाता है? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो जाता है। अगर इसमें अगर बातचीत करेंगे ना इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ने रहता है, देखिए नाम से भी आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि भारत में यूरोपीय कंपनी यानी कि यूरोप से जो कंपनी आई थी, यूरोप महादेश से ढेर सारे कंपनी आई थी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में, ठीक है। तो उन्हीं का जो आगमन हुआ था, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया 1498 में आए थे, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, डेनिश हो गया, ढेर सारे ऐसे कंपनी आए थे जो व्यापार करने के माध्यम से आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत पे राज करना शुरू कर दिए थे। तो वहीं पे इस चैप्टर में हम वही चीज देखते हैं कि कौन सा कंपनी कब आए थे, कहाँ स्थापित किए थे फैक्ट्री, सारा कुछ इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम दूसरा चैप्टर की बातचीत करेंगे, इसमें 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज एवं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, यानी कि यहाँ पे देखने वाले 18वीं शताब्दी का मतलब ये हो गया कि 1700 से लेकर 1800 के बीच में जितना भी घटना घटा है, तो घटना क्या घटा भाई साहब, उस बीच में क्या हुआ था, नया राज का उत्थान हुआ था, नया राज बना था देश में, कई नए सारे राज बने थे, और उसके बाद ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए थे धीरे धीरे जो वो अपना शासन प्रशासन करना शुरू किए थे, उसी के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सत्ता स्थापित जो करना शुरू किए थे। तो ब्रिटिश सत्ता का विस्तार देखने को मिलता है किस चैप्टर में, ये दूसरा चैप्टर में देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सत्ता किस तरह से विस्तार हुए, कहाँ कहाँ अपना शासन प्रशासन करना शुरू किए। इसी में हम देखने वाले हैं क्या 1757 का जो है प्लासी का युद्ध देखने वाले हैं, ये सब ढेर सारे कुछ इसके अंतर्गत देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हैं ये तीसरा चैप्टर में क्या, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। जब देखिए उन्होंने जो है यहाँ पे अपना सारा कुछ विस्तार कर लिए, थोड़ा बहुत शासन प्रशासन कर लिए, तो शासन प्रशासन करने के लिए उस समय गवर्नर जनरल बनाया जाता था, और यह एक पद था गवर्नर जनरल का, और उसी को जो है बाद में बदल गया था वायसराय के रूप में। तो यहाँ पे ये बात देखा जाए तो भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय कब कौन बने, कौन कौन अच्छा काम किए, जैसे मान चलिए रेल का विकास कौन किए भारत में, ठीक है, डाक का विकास कौन किए, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा क्या किया, तो ये सारा कुछ हम देखते हैं। बहुत सारे कुछ जैसे लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्रता के समय थे, ठीक है, ये सारा कुछ हम देखते हैं, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के अंतर्गत देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ये अभी जो है हम थोड़ा आपको ये थोड़ा सा अनुभव दिला रहे हैं कि आपको किसमें क्या पढ़ना होगा, तब आपको पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा भाई साहब। और कहते हैं ना जब पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है उस पर वो पढ़ाई किसी काम की नहीं रहती है, वो पढ़ाई बस वही तक रहती है जब तक फोन में हम देखे, तब तक तो हो गया ऑनलाइन पढ़ लिए, फिर जैसे ही हम फोन से निकले पता चला क्या पढ़े नहीं पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। इसलिए पढ़ाई को एकदम से इंटरेस्ट बढ़ा के आपको, ठीक है, इंटरेस्टिंग करके आपको पढ़ना होगा, आपको अंदर से दिल से पढ़ना होगा, एकदम मजे लेके पढ़ना होगा, तब जाके जो है ना आपको पढ़ने में मजा आएगा, और जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना तो यही सब सारा बात याद आएगा तब, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा चैप्टर में क्या पढ़ा, 1857 का विद्रोह। भाई साहब यहाँ से जो है ना ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कोई कहने वाली बातचीत नहीं है। और 1857 का विद्रोह काफी छोटा टॉपिक है और क्वेश्चन भी आता, और इतना बढ़िया से हम पढ़ा देंगे ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1857 का विद्रोह का कारण पढ़ाने वाले हैं, क्यों हुआ भाई साहब, और सफलता कारण पढ़ाने वाले, इसमें कौन कौन भाग लिए थे, दिल्ली से कौन भाग लिए थे, कब शुरू हुआ था, ये सारा कुछ उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को, ये सारा कुछ हम पढ़ाने वाले हैं। मंगल पांडे के बारे में सारा कुछ देखने वाले हैं, तो बहुत कुछ के बारे में जो है 1857 के विद्रोह में देखने वाले हैं। सफलता कारण भी देखने वाले हैं कि इसमें कई सारे ऐसे रीजन रहते जिसके कारण जो है ये असफल रह गया था, लेकिन असफल तो रह गया था लेकिन ब्रिटिश सत्ता को समाप्त कर दिया था। भाई साहब सोचिए, ब्रिटिश सत्ता को 1857 के समय में ही समाप्त कर दिया था, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी थी इनका। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए जो 5वां चैप्टर है वो है ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए उस समय में क्या था कि एक तरह से उसके बाद ब्रिटिश सत्ता का तो हो गया, ब्रिटिश जो अपना अपना पूरे शासन करना शुरू हो गया, तो अब हम उसको क्या कहेंगे, ब्रिटिश भारत कहना शुरू कर देंगे। तो ब्रिटिश भारत में भी कई सारे ऐसे सामाजिक धार्मिक ऐसे थे जो कि अच्छे वाली बात नहीं थी। जैसे हम देखा जाए सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था भाई साहब, अगर किसी का पति मर गया, किसी के पति का निधन हो गया, तो अब क्या होता था, पति को जो जलाया जाता था ना हिंदू धर्म में, उसके साथ उन पत्नी को भी, उस जो विधवा हो जाती थी उस पत्नी को भी
उस आग में जाके जलना पड़ता था। ये आप ही बताइए भाई साहब, ये अच्छी वाली बात थी? नहीं थी, ये एक कुप्रथा थी। तो कई सारे कुप्रथा फैली हुई थी। उसी कुप्रथा को जो है दूर करने के उद्देश्य से कई सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाया गया था, जैसे राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। इन सब के बारे में जो पढ़ने वाले हैं वो इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, 5वां चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कि उस समय में ढेर जैसे दास प्रथा था, ढेर सारे ऐसे कुप्रथा थे जिनको आंदोलन चला के जो है ना धीरे धीरे समाप्त किया गया था। तो वो सब किस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? 5वां चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो 6ठा चैप्टर में पढ़ने वाले प्रमुख भारतीय विद्रोह। अब ऐसे तो कोई वाली बात नहीं, आपको क्या लग रहा है कि ब्रिटिश जो है ना यानी कि अंग्रेज लोग शासन प्रशासन कर रहे थे और भारत के लोग मुंह देख रहे थे? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं था। उस समय भी भारत के लोग थोड़ा जागरूक थे, लेकिन भारत के लोगों के पास उतना ज्यादा एकता की कमी थी, थोड़ा बहुत, ठीक है, एकता की भी कमी थी। और देखा जाए तो भारत के पास उतना ज्यादा हथियार सब नहीं था, साधन नहीं था लड़ने के लिए। और थोड़ा जो है ना उच्च कोटि के, हालांकि जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको भी दिमाग में आते जाएगा कि क्यों जो है ना देश आजाद होने में इतना समय लग गया था, क्यों जो है ना देश गुलाम हो गया था, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख भारतीय विद्रोह भी हुआ था, जैसे ढेर सारा किसान आंदोलन हुआ था, किसान विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, मोपला विद्रोह हुआ था, ढेर सारा विद्रोह हुआ था, जनजातीय विद्रोह सब हुआ था, ठीक है। तो ये सब जितना भी विद्रोह हुआ था वो सब पढ़ने वाले हैं 6ठा चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद 7वां चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। देखिए हम, आप कहिएगा कि सर हमको ये कहा बता रहे हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम शुरुआत में ही ये चीज बता चुके हैं कि बिहार पुलिस में कोई ठिकाना नहीं है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए अगर हम बता देंगे ना कि इसमें 4 को, हमको तो मालूम है कि किसमें जो है कितना ज्यादा आता है, किसमें कम आता है। अगर हम वो चीज आपको बता देंगे ना, आप क्या कीजिएगा, पहले से आपके माइंड सेट हो जाएगा कि इस टॉपिक को तो पढ़ना ही नहीं है। जब ये टॉपिक चलेगा ना तो हम अपने एक्स के शादी में चल जाएंगे, मस्ती करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब इसमें 4 क्वेश्चन को हम बोल देंगे इसमें 4 क्वेश्चन आता है, इसमें 8 क्वेश्चन आता है, तो कहिएगा कि नहीं इस टॉपिक में चाहे किसी का भी शादी हो जाए भाई साहब, ठीक है, क्रश का भी शादी हो जाए या हमारा खुद का भी शादी हो जाए ना, खुद के शादी में हम ऑनलाइन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अगर तभी नहीं पढ़े तो नेक्स्ट अगले दिन जो है ना, जो अगले दिन जो होता है उस दिन हम जाके कुछ नहीं, बस जाके हम जो है उसको पढ़ ही लेंगे। तो ये वाली बातचीत तो नहीं होना चाहिए। आपके माइंडसेट में ये चलना चाहिए कि सब टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, सब टॉपिक को पढ़ना है भाई साहब। इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए हम ये चीज नहीं बता रहे हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सब टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद 7वां चैप्टर में देखने वाले हैं तो आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। देखिए अब आधुनिक भारत में जो है ना शिक्षा का विकास कैसे हुआ, किस तरह से जो है लोग यहाँ पे शिक्षित होना शुरू हो गए, कौन शिक्षित करना चाह रहे थे, आखिर क्यों शिक्षित करना चाह रहे थे, और किस तरह से यूनिवर्सिटी सब बना, किस तरह से जो है ढेर सारा कुछ शिक्षा के क्षेत्र में विकास देखने को मिला है, वो सारा कुछ पढ़ने वाला है। साथ ही प्रेस का भी विकास हुआ। प्रेस यानी कि मीडिया कहते हैं, न्यूज पेपर हो गया जिससे आपको न्यूज मिलता, उन्हीं को तो प्रेस कहते हैं। तो प्रेस और शिक्षा का जो विकास हुआ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर में? 7वां चैप्टर में। 8वां हम पढ़ने वाले कांग्रेस का गठन। उसके बाद देखिए भाई साहब कांग्रेस का गठन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद ढेर सारा इसमें अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन के दौरान जो है फिर अध्यक्षता कर रहे थे, इस भी जानेंगे। अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन के दौरान क्या सब किया गया था, जैसे राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गया था, राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था, झंडा गीत किस अधिवेशन में गाया गया था, फिर उसके बाद पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब कहाँ पढ़ने वाले हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं कांग्रेस का गठन में। और इसी के अंतर्गत जो है थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था, यानी कि कांग्रेस से पहले भी कुछ छोटी छोटी संस्था स्थापित हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर रूप से देखा जाए तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, उसमें कोई कहने वाली बातचीत नहीं है। उसके बाद देखा जाए ये 9वां चैप्टर स्वतंत्रता संघर्ष का क्रांतिकारी आंदोलन। भाई साहब यहाँ से तो भाई क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई कहने वाली बात नहीं है। और ये दोनों टॉपिक ऐसा है ना कि आप खुद ही कहिएगा सर और पढ़ाइए, मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो स्वतंत्रता संघर्ष का क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि स्वतंत्रता कैसे मिला, हमको आजादी कैसे मिला,
संघर्ष करना वाला भाई साहब। जिस तरह आपको पूछा जाए सरकारी नौकरी आपको कैसे मिला, आपको वर्दी कैसे मिला, तो आप फिर क्या बताते हैं कि हमने संघर्ष किया, शिक्षा पद पे जाके हम अच्छे तरीके से हम पढ़े थे, काफी जैसे जैसे सर गाइडेंस कर रहे थे अभी मोरिया सर, वैसे वैसे हमने मेहनत किया, तब जाके आज हमको वर्दी मिला है। जब आपको वर्दी मिल जाए तब की बातचीत कर रहा हूँ, तब जाके आप जो है आप अपना संघर्ष के बारे में बताते हैं। उसी तरह से आजादी जो मिला था वो एक दिन में नहीं मिला था आजादी भाई साहब। ऐसा नहीं है कि रखा हुआ था गया और ले लिया और चले आया आजादी मिल गई, नहीं, उनके लिए भी कई सारे संघर्ष करने पड़े थे, कितनों को जान गंवाने गए थे, कितने सारे शहीद हुए थे महापुरुष लोग, बहुत सारे लोग की हत्या हो गई थी, जलियांवाला बाग हो गया, हत्याकांड हो गया था, रोलेक्ट एक्ट आ गया था, ढेर सारा खेरा सत्याग्रह हुआ था, ढेर सारा ऐसा आंदोलन है जो कि हुआ था। तो वही सारा कुछ जो पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन, इसी में चंद्रशेखर आजाद हो गया, भगत सिंह हो गया, यही सब सारा कुछ जो पढ़ते हैं, यानी जितना भी क्रांतिकारी लोग थे सबके बारे में, जितना भी क्रांतिकारी महापुरुष थे सबके बारे में पढ़ने वाले हैं ये 9th चैप्टर में, कि संघर्ष के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। और उसके बाद देखने वाले जो 10वां चैप्टर वो है गांधीवादी युग। क्या है? गांधीवादी युग। उसके बाद भाई साहब हो जाता है गांधी जी का आगमन। गांधी जी तो शुरुआत से भारत में थे नहीं, वो तो दक्षिण अफ्रीका चले गए, तो 1915 में उधर से आए। जब आए तो पता चला कि यहाँ तो कुछ और वाला बात है, हम तो दक्षिण अफ्रीका को संभालने के लिए चले थे, यहाँ पता चला अपने घर में चोर घुसा हुआ है। ये नहीं कहते हैं कि दूसरे पड़ोसी लोग को देखिएगा, दूसरे के घर में झांकेगा कि उनके घर में चोर आया है, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वही वाली बातचीत हो गई थी गांधी जी के साथ। हालांकि एक तरह से ये हो गया था कि गांधी जी को उतना मालूम नहीं था, वो दक्षिण अफ्रीका किसी काम से गए थे। जब हम डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको उनका इंपोर्टेंस पता चलेगा, अभी आप ऊपर ऊपर से जानिएगा तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके बाद जब आए यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे वाली बातचीत है। फिर उनके बाद गांधी जी अपने तौर तरीका से जो है मेहनत करना शुरू किया, अपने तौर तरीका से संघर्ष करना, आंदोलन करना शुरू किए, जैसे में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किए थे, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़ा बड़ा आंदोलन किए थे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, तो यानी कि बड़ा बड़ा आंदोलन किए थे, फिर छोटे मोटे आंदोलन भी किए थे, ठीक है। तो वो सारा कुछ यानी कि गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, और गांधी जी ने कितना काम किया, किस तरह आजादी दिलाई, वो सारा कुछ हम पढ़ते हैं, गांधीवादी युग। और ये सबसे बड़ा चैप्टर, इससे भी ढेर सारा क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ा चैप्टर ये गांधीवादी युग है। हालांकि चैप्टर को और तोड़ना चाहते तो और ढेर सारा चैप्टर बन जाता, लेकिन मैंने सोचा चाहता चैप्टर बनाने से क्या फायदा है। ये गांधीवादी युग बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है पढ़ने में, और समझने वाला टॉपिक, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत वाली बात चीज नहीं है। तो ये सारा कुछ हम देख लिए कि इसमें कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद हाँ एक चीज भारतीय गवर्नर जनरल, यहाँ वायसराय से भी जो है ना 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि सबसे क्वेश्चन आता है, हमने कुछ कुछ का जो बता दिया जो जगह महत्वपूर्ण था, ठीक है। हालांकि सबसे आता मैंने पहली बार बता दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर से हमने ये देख लिया कि आखिर जो हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास से पढ़ाने वाले हैं उसका चैप्टर का नाम बता दिए कि क्या आपको पढ़ने वाला है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, सारा कुछ। इसमें आज के हम सेशन में, आज की वीडियो में हम क्या सब सीखे, यही नहीं सीखे कि आखिर बिहार पुलिस में कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कटअप कितना जाता है, किस तरह से आपको मेहनत करना है, कैसे प्रैक्टिस सेट लगाना है, सारा कुछ प्रोसेस बता दिए, एक सिलेक्शन लेने का, वर्दी लेने का। और उसके बाद अब हम जो पढ़ाने वाले हैं ये उनका बता दिए। फिर इसके बाद जैसे ये समाप्त होगा तो फिर हम प्राचीन हिस्ट्री शुरुआत कर देंगे, फिर उसके बाद मध्यकालीन हिस्ट्री। तो प्राचीन जब हिस्ट्री शुरुआत करेंगे तब हम प्राचीन हिस्ट्री का सिलेबस बता देंगे, फिर मध्यकालीन बताएंगे तो फिर मध्यकालीन हिस्ट्री का सिलेबस बता देंगे, फिर उसका जब पॉलिटिक्स शुरुआत करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स हम सिलेबस बता देंगे। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट शुरू होगा उससे पहले हम आपको सिलेबस बता देंगे, सिलेबस के बारे में, टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में डिटेल्स आपको बता देंगे इसमें किसमें क्या पढ़ना है, और उसके बाद हम क्लास की शुरुआत कर देंगे। तो आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोगों ने अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ लिया। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो जो भी मान चलिए जिस भी प्लेटफॉर्म पे लग रहा है जगह जगह शेयर कीजिए, अपना दोस्त सबको बताइएगा कि हाँ शिक्षा पथ से जुड़िए। जितने भी दोस्त लोग है, भाई बहन सहेली सब है, जितने भी एक्स वैक्स जितने भी सब कुछ है, सिर्फ उसके चक्कर में नहीं रहना है, उनको जागरूक कीजिए और बोलिए कि हाँ यहाँ पे जुड़िए और अभी से पढ़ाई, अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अभी से भाई साहब आपके पास समय है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जुड़िए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।